औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्रोटीन सिंथेसिस के दो लेक्चर्स हमने पढ़ लिए थे। पहले लेक्चर में हमने प्रोटीन के बेसिक्स के बारे में पढ़ा था और सेकंड लेक्चर में हमने ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर में हम ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादातर इसमें सिमिलरिटीज़ भी थी दोनों के प्रोसेसेस में, लेकिन कुछ डिफरेंसेस थे जिसकी वजह से हमने दोनों को अलग अलग पढ़ना चाहा। तो इसलिए आज के लेक्चर में हम ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स देखेंगे। ट्रांसक्रिप्शन इज मोर कॉम्प्लिकेटेड इन यूकैरियोट्स फॉर 3 प्राइमरी रीजंस। यूकैरियोट्स का ट्रांसक्रिप्शन जो है ये बेसिकली मोर कॉम्प्लिकेटेड है एज कंपेयर टू प्रोकैरियोट। अब ये कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? तो इसके प्राइमरी मेनली हमारे पास 3 रीजंस है, और वो रीजंस कौन से है? तो उसमें फर्स्ट रीजन है द लार्जर यूकैरियोटिक जीनोम हैव मेनी मोर जीन टू बी रिकॉग्नाइज्ड एंड ट्रांसक्राइब्ड। अब अगर फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है, हम फॉर एग्जांपल लेते हैं कि उसमें 1000 जीन है, तो इस तरह ह्यूमन में 20,000 जीन्स है। तो अब प्रोकैरियोट का जीनोम स्मॉल होता है तो उसमें हमारे पास जीन्स भी कम होते हैं। यूकैरियोटिक का जीनोम बड़ा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसमें जीन्स भी ज़्यादा होते हैं। तो अब जितना बड़ा जीनोम होगा उसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीन एंड इट्स रिकॉग्निशन इज मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो पहला रीज़न तो ये है कि इसका जीनोम बड़ा है, तो उसमें रिकॉग्निशन और ट्रांसक्रिप्शन की इनिशिएशन, मतलब ये दोनों प्रोसेस उसके लिए मुश्किल है। फिर तो इसके लिए भी अब यूकैरियोटिक ने एक अपनी तरफ से एक फिनोमेना इवॉल्व किया है। वो क्या है? फर्दर मोर देयर इज मच मोर नॉन कोडिंग डीएनए इन यूकैरियोट्स। अब दूसरी बात यह है कि प्रोकैरियोटिक का जीनोम तो जो था वो तो मेनली हमारे पास एक रीज़न ये था कि सिंपल था। अब उसमें जो थे हमारे पास नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस बहुत कम होते हैं। अगर इंट्रांस होते भी है प्रोकैरियोट्स में तो बहुत कम हमको मिलते हैं, लेकिन यूकैरियोट के सेल में, यूकैरियोट के डीएनए में हमारे पास मोस्टली क्या होता है? नॉन कोडिंग डीएनए होता है। तो अब इसका ट्रांसक्रिप्शन किस तरह होगा? तो अब हम यहाँ इसमें देखते हैं। In the genome of multicellular eukaryotes, finding the start of gene can be like finding a needle in a haystack. तो इस तरह है कि आप फॉर एग्जांपल एक आपके पास एक बहुत बड़ा सा डब्बा है और उसमें बहुत से क्या है, नीडल्स पड़े हैं। तो उसमें आप एक स्पेसिफिक नीडल को किस तरह पर आइडेंटिफाई करना है, तो ये बहुत मुश्किल काम है। इसी तरह सेम हमारे पास क्या है? हमारे पास यूकैरियोट्स का जीनोम फाइंड आउट करना भी इतना ही मुश्किल काम है। तो इस मुश्किल काम को परफॉर्म करने के लिए यूकैरियोट ने एक बहुत स्मार्ट जॉब परफॉर्म किया है। अब वो क्या है? फॉर दिस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस फर्स्ट दे डिवाइडेड द जॉब ऑफ ट्रांसक्रिप्शन अमॉन्ग 3 डिफरेंट पॉलीमरेजेस। आप लोगों को याद है, मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रोकैरियोट में सिर्फ और सिर्फ एक पॉलीमरेज होता है, और वो तीनों आरएनए जो है वो मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए, सारे आरएनए को वो बनाता है। लेकिन अब यहाँ कॉम्प्लेक्सिटी है, तो इसकी वजह से यूकैरियोट ने इस सारे फंक्शंस को 3 पॉलीमरेज को दिया है। इस सारे फंक्शंस को 3 पॉलीमरेज पे डिवाइड किया है। तो अब आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या काम करेगा? It transcribed ribosomal genes excluding 5S RNA। आप लोगों ने साइटोलॉजी में डिटेल में राइबोसोम की स्ट्रक्चर पढ़ी होगी, तो उसमें राइबोसोम के सब यूनिट्स होते हैं। तो उसमें इस तरह है कि अब आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है, बस नॉर्मली आप लोग याद रखें कि ये राइबोसोमल आरएनए को बनाता है, लेकिन राइबोसोमल आरएनए का एक सब यूनिट जो है वो 5S भी होता है, लेकिन इसको डीएनए आरएनए पॉलीमरेज 1
नहीं बनाता। ये एक्सेप्शन है और ये हाँ ज्यादातर मोस्टली ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है। सेकंड जो है आरएनए पॉलीमरेज 2, तो ये क्या काम करता है, ट्रांसक्राइब्ड ऑल प्रोटीन कोडिंग जीन्स। प्रोटीन कोडिंग जीन्स मीन के जो भी मैसेंजर आरएनए बनेगा वो कौन बनाएगा, वो आरएनए पॉलीमरेज 2 बनाएगा, फॉर विच द अल्टीमेट ट्रांसक्रिप्ट इज मैसेंजर आरएनए। जितने भी कोडिंग प्रोटीन कोडिंग जीन्स है तो उसका ट्रांसक्रिप्ट क्या होगा, मैसेंजर आरएनए होगा, एंड ट्रांसक्राइब सम स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। इसके अलावा आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है ये स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए को भी बनाता है। अब थर्ड नंबर आरएनए जो है आरएनए पॉलीमरेज 3, transcribe the small functional RNA genes such as the genes for transfer RNA, uh, some nuclear RNA, small nuclear RNA and 5S ribosomal RNA। तो अब नॉर्मली ये है कि आरएनए पॉलीमरेज 1 ने राइबोसोमल आरएनए बनाया, आरएनए पॉलीमरेज 2 ने मैसेंजर आरएनए, आरएनए पॉलीमरेज 3 ने ट्रांसफर आरएनए। लेकिन अब यहाँ एक्सेप्शन है, जो यहाँ रह चुका था राइबोसोमल आरएनए का 5S पार्ट, तो वो कौन बनाता है, वो आरएनए पॉलीमरेज 3। अक्सर एमसीक्यूज में ऐसा पूछा जाता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 5S राइबोसोमल आरएनए कौन सा एंजाइम बनाता है, तो जिस तरह स्टूडेंट्स राइबोसोमल आरएनए को रीड करते हैं वो फौरन आरएनए पॉलीमरेज 1 को टिक करते हैं, जो कि उसका आंसर गलत हो जाता है। तो इस एक्सेप्शन को आप लोगों ने याद रखना है। अब ये तो फर्स्ट कम्प्लेक्सिटी हो गया, जिस 3 प्राइमरी रीजन थे कॉम्प्लिकेटेड ट्रांसक्रिप्शन के, तो एक रीजन तो ये हो गया। अब सेकंड रीजंस क्या है, सेकंड दे रिक्वायर्ड द असेंबली ऑफ मेनी प्रोटीन एट अ प्रोमोटर बिफोर आरएनए पॉलीमरेज 2 कैन बिगिन टू सिंथेसाइज आरएनए। प्रोक्रियोट में क्या था, प्रोक्रियोट में तो इस तरह था कि बस जस्ट सिग्मा फैक्टर रिक्वायर्ड था, और जिस तरह ही सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज 2 के साथ बाइंड हो जाता तो फिर वो इजीली कंसेंसस सीक्वेंसेस को फाइंड आउट कर लेता। लेकिन यहाँ जो है यहाँ बिल्कुल डिफरेंट बात है। यहाँ इस तरह होता है कि ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन से पहले या आरएनए पॉलीमरेज 2 के आने से पहले बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो है वो वहाँ प्रोमोटर से जाके बाइंड होंगे, तब वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज 2 को अट्रैक्ट करेगा, वहाँ करेक्ट पोजीशन पे उसको बाइंड करेगा, और वहां से फिर इनिशिएशन और एलांगेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। सम ऑफ दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। यहाँ जो प्रोटीन्स असेंबली के लिए रिक्वायर्ड है प्रोमोटर से पहले, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। ये एब्रीविएशन याद रखिए, बाकी आगे के स्लाइड्स में मोस्टली एब्रीविएशन यूज होगा। तो इसको हम जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कहते हैं। अब सेकेंड रीजन जो है, सेकेंड वो क्या है, अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन यूक्रियाट्स एंड प्रोक्रियाट्स इज द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन यूक्रियाट्स। प्रोक्रियाट में न्यूक्लियस नहीं था, तो अब यूक्रियाट में न्यूक्लियस आ गया है, तो मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस में बनता है और प्रोटीन फिर साइटोप्लाज्म में बनते हैं। तो अब अगर फॉर एग्जांपल इस मैसेंजर आरएनए को आप न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ इसके लिए बहुत सारे बैरियर रास्ते में आएंगे, और वो बैरियर इसके लिए इस मैसेंजर आरएनए को डिग्रेड कर सकते हैं। तो इस बैरियर से बचने के लिए ये क्या करता है, इसकी आरएनए अब आरएनए आरएनए में मॉडिफिकेशंस होंगी, और उस मॉडिफिकेशन को हम प्रोसेसिंग कहते हैं। आरएनए इज सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियस वेयर द डीएनए इज लोकेटेड। आरएनए कहाँ बन जाता है, न्यूक्लियस में, जहां डीएनए प्रेजेंट होता है, एंड मस्ट बी मॉडिफाइड इन सेवरल वेज बिफोर इट कैन बी एक्सपोर्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस इनटू साइटोप्लाज्म फॉर ट्रांसलेशन। तो साइटोप्लाज्म तक ट्रांसपोर्ट करने से पहले पहले इसको जरूर मतलब डिफरेंट मॉडिफिकेशंस करने होंगे, और वो मॉडिफिकेशंस क्या है, दीज मॉडिफिकेशंस आर कलेक्टिवली रेफर्ड टू एज आरएनए प्रोसेसिंग। और इस मॉडिफिकेशंस को हम क्या कहते हैं, आरएनए प्रोसेसिंग कहते हैं। और लास्ट कम्प्लेक्सिटी जो है वो हमारे पास क्या है, फाइनली द टेम्पलेट फॉर ट्रांसक्रिप्शन जीनोमिक डीएनए इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमेटिन इन यूकैरियोट्स।
यूकैरियोट्स में हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन से डीएनए क्वाइल्ड होके न्यूक्लियोसोम बनाता है, फिर उसके बाद सोलिनाइड, और ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो इससे हमारे पास क्या बन जाता है, क्रोमेटिन। और आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन, ठीक है। तो हेट्रोक्रोमेटिन में जीन एक्सप्रेशन बिल्कुल कम, लिटिल होती है, मतलब नहीं होती, और यूक्रोमेटिन में जीन एक्सप्रेशन होती है। तो इट्स मीन के जब हेट्रोक्रोमेटिन होगा तो डीएनए कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा, और जब यू होगा तो रिलैक्स फॉर्म में होगा। तो अब ये फिनोमेना जो था ये प्रोक्रियाट में एब्सेंट था, लेकिन यहाँ ये कम्प्लेक्सिटी भी आ गई है। तो इसकी वजह से ये ट्रांसक्रिप्शन यूक्रियाट का क्या है, ये कम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू प्रोक्रियाट। अब ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन इन यूक्रियाट्स। तो अब ट्रांसक्रिप्शन की इनिशिएशन यहाँ किस तरह होगा, यहाँ तो कम्प्लेक्स प्रोसेस है, वहाँ तो बस प्रोमोटर के साथ सिग्मा और आरएनए पॉलीमरेज 2 का कोर बाइंड हो जाता और इनिशिएशन स्टार्ट हो जाता, लेकिन यहाँ कुछ डिफरेंट प्रोसेस है। एज स्टेटेड अर्लियर, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट इन यूक्रियोट when the subunit of RNA polymerase holoenzyme recognize -10 and -35 regions in the promoter of a gene। प्रोक्रियाट में इस तरह था कि जिस तरह आरएनए होलो एंजाइम जो था वो -10 और -35 कंसेंसस सीक्वेंस को फाइंड आउट कर लेता, तो बस इनिशिएशन स्टार्ट हो जाती। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ उससे थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस है। आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन बिगेन द सब यूनिट डिसोसिएट एंड द core polymerase continue to synthesize RNA within a transcription bubble that move along the DNA। और प्रोक्रियाट्स में क्या था कि जिस तरह इनिशिएशन स्टार्ट हो जाता तो सिग्मा फैक्टर डिसोसिएट हो जाता और कोर पोलीमरेज जो है वो एलांगेशन स्टार्ट कर लेता। और ये एलांगेशन कहाँ होता है, ये ट्रांसक्रिप्शन बबल में होता है। और ट्रांसक्रिप्शन बबल मैंने आप लोगों को समझाया है कि ये क्या है। अब यूक्रियाट्स की बात करते हैं। सिमिलरली इन यूक्रियाट्स द कोर प्रोमोटर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 2 आल्सो कैन नॉट रिकॉग्नाइज प्रोमोटर सीक्वेंस ऑन इट्स ओन। वो प्रोक्रियाटिक ट्रांसक्रिप्शन में मैंने इस पे बहुत डिटेल में आप लोगों को बताया था कि कोर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 2 अकेला एलोन ये प्रोमोटर को फाइंड आउट या रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। तो प्रोक्रियाट में उसके लिए सिग्मा फैक्टर रिक्वायर्ड था, लेकिन यहाँ इसके लिए भी कुछ चीजें रिक्वायर्ड है जो अभी हम पढ़ेंगे। यहाँ सिग्मा फैक्टर यूक्रियाट में रिक्वायर्ड नहीं है, तो यहाँ उसके सिग्मा फैक्टर्स के जगह यहाँ और चीजें रिक्वायर्ड है आरएनए पॉलीमरेज कोर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 2 के लिए। However, unlike case of bacteria where sigma factor is integral part of polymerase holoenzyme, प्रोक्रियाट में हमारे पास सिग्मा फैक्टर रिक्वायर्ड था कोर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 2 के लिए, लेकिन यहाँ जीटीएफ क्या है, ये हमारे पास जनरल ट्रांसक्रिप्शन factors है, are required in eukaryotes to bind to begin in the promoter before the binding of a core enzyme। आरएनए कोर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है ना, ये बहुत बाद में यूक्रियाट में आके बाइंड करेगा। पहले प्रोमोटर के साथ कौन बाइंड करेगा, जनरल ट्रांसक्रिप्शन पहले वहां जाके प्रोमोटर के साथ बाइंड करेंगे, ये आरएनए पॉलीमर कोर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 2 को अट्रैक्ट करेगा और उसको एग्जैक्ट और सही साइट पे बाइंड करके फिर इसकी इनिशिएशन और एलांगेशन शुरू करेगा। तो यहाँ सिग्मा फैक्टर्स नहीं है, तो उसकी जगह क्या है, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स इन्वॉल्व है। सिमिलरली जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर which do not take part in RNA synthesis, जिस तरह सिग्मा फैक्टर आरएनए सिंथेसिस में पार्ट नहीं लेता था, बस जिस तरह इनिशिएशन स्टार्ट हो जाता तो ये डिसोसिएट होके रिमूव हो जाता। तो यहाँ भी इस तरह के कुछ प्रोसेस है। जीटीएफ जो है ये पर्सनली जो है ये आरएनए की सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ये आरएनए कोर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 2 के अट्रैक्शन और उसकी सही साइट पे बाइंडिंग के लिए रिक्वायर्ड है। तो ये क्या करता है, अब जीटीएफ रिकॉग्नाइज एंड बाइंड टू द सीक्वेंस इन द प्रोमोटर। जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पहले रिकॉग्नाइज कर लेते हैं प्रोमोटर को, और जब रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो फिर प्रोमोटर के साथ बाइंड हो जाते हैं
या इसके अलावा आर टू वन another and to serve to attract the RNA polymerase 2 and position it at correct site to start ट्रांसक्रिप्शन, या इसके अलावा डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो है वो आपस में क्या वो आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर आरएनए पॉलीमरेज 2 को अट्रैक्ट करता है और उसको करेक्ट साइट पे बाइंड कर लेता है। तो फिर वहां से क्या हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन की इनिशिएशन स्टार्ट हो जाती है। तो द जीटीएफ जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एंड आरएनए पॉलीमरेज 2 कोर कंस्टिट्यूट द प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। वहां हमने इसको क्या कहा था, होलो एंजाइम, जब सिग्मा फैक्टर और कोर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 2 बाइंड हुआ था। लेकिन यहां अब हम क्या कहेंगे, यहां जो है यहां जब जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और कोर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 2 बाइंड होके क्या बनाता है, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स से पहले क्या वर्ड लगा हुआ है, प्री। तो मतलब इनिशिएशन से पहले जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो किस चीज से बना होता है, वो जीटीएफ जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड कोर ऑफ आरएनए पॉलीमर। Like prokaryotic promoter, eukaryotic promoter are also located on the 5 side upstream। जो चीजें प्रोमोटर के साथ मतलब 5 एंड के साथ प्रेजेंट हो तो उसको हम अपस्ट्रीम कहते हैं। ये मैंने आप लोगों को समझाया था। तो प्रोक्रियोटिक के प्रोमोटर की तरह यूक्रियोटिक के प्रोमोटर्स भी 5 साइट पर मतलब अपस्ट्रीम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट प्रेजेंट होते हैं। मतलब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट से लेफ्ट साइड की तरफ मतलब अपस्ट्रीम ये प्रेजेंट होते हैं प्रोमोटर यूक्रियाट का भी। In an element of eukaryotic promoter region, it can be seen that the sequence Tata is often located about 30 base pairs minus 30 BP from the transcription start site। तो अब यूक्रियाटिक का प्रोमोटर जो है और उसमें हमारे पास जो कंसेंसस सीक्वेंस है इसको हम टाटा बॉक्स कहते हैं। क्या, टाटा बॉक्स। और ये जो है ये 30 बेस पेयर जो है दूर होता है किससे, लेफ्ट साइड पर, किससे, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइड पर। तो इसको हम -30 सीक्वेंस भी कहते हैं। दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड टाटा बॉक्स। इस सीक्वेंस को हम टाटा बॉक्स भी कहते हैं। इज द साइट ऑफ फर्स्ट इवेंट इन ट्रांसक्रिप्शन। ये पहला साइट होता है जहां से ट्रांसक्रिप्शन की इनिशिएशन होगी। तो यहां क्या होगा, अब द बाइंडिंग ऑफ टाटा बाइंडिंग प्रोटीन TBP, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। तो यहां सबसे पहले टाटा बाइंडिंग प्रोटीन आके टाटा बॉक्स से, बस याद रखिए कि टाटा बॉक्स है तो यहां सबसे पहले कौन आएगा, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन आएंगे। और टाटा बाइंडिंग प्रोटीन अब क्या है, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन इज अ पार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D कॉम्प्लेक्स। जिस तरह मैंने जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आप लोगों को बताया ना, तो इस तरह हमारे पास 6 डिफरेंट किस्म के क्या है, डिफरेंट टाइप्स के जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है। तो इसमें एक हमारे पास जो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D है। तो ये TBP जो है ये टाटा बाइंडिंग प्रोटीन ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2 का पार्ट है। तो और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2 क्या है, तो ये हमारे पास जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है। When bound to the Tata box, TBP attracts other GTF, General Transcription Factor। जब टाटा बॉक्स के साथ TBP टाटा बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड हो जाते हैं तो ये और GTF जो है जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को अट्रैक्ट करते हैं। और जब और जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी अट्रैक्ट होके वहां उसके साथ प्रोमोटर के साथ टाटा बॉक्स के साथ बाइंड हो जाते हैं। तो फिर ये सारे मिलके क्या करते हैं, एंड आरएनए पॉलीमरेज 2 कोर टू द प्रोमोटर। अब ये टीबीपी ने क्या किया कि टीबीपी ने तो पहले जीटीएफ को अट्रैक्ट किया और फिर आरएनए पॉलीमरेज 2 के कोर को, और इन सब को बाइंड किया कहां, प्रोमोटर के साथ बाइंड किया, दस फॉर्मिंग द प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। और यहां जब ये सारे बाइंड हो जाते हैं तो हमारे पास प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन जाता है। वहां प्रीवियस स्लाइड में हमने डिस्कस किया ना कि जब आरएनए पॉलीमरेज 2 का कोर और जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बाइंड
प्रोमोटर के साथ बाइंड हो जाते हैं तो उसको फिर हम प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन हैज बीन इनिशिएटेड RNA polymerase to dissociate from most of the GTFs to elongate the primary RNA transcript। जिस तरह प्रोक्रियाट में था कि फिर सिग्मा डिसोसिएट हो जाता, तो इसी तरह भी जब इनिशिएशन स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज 2 का जो कोर होता है वो जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से डिसोसिएट हो जाता है और आरएनए पॉलीमरेज 2 का कोर एलांगेशन स्टार्ट कर लेता है। Some of the GTF remain at the promoter to attract the next RNA polymerase core. In this way, multiple RNA polymerase 2 enzyme can be synthesizing transcript from a single gene at one time. बाज़ो टाइम ऐसा हो जाता है कि जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है ये प्रोमोटर के साथ अटैच रहते हैं और बाकी जो है बाकी प्रोमोटर्स को अट्रैक्ट करते हैं और इसी तरह एक जीन से हमारे पास मुख्तलिफ एक टाइम में डिफरेंट ट्रांसक्रिप्ट। अब how is the RNA polymerase 2 core able to separate from the GTF and start transcription? अब ये भी एक क्वेश्चन है ना कि GTF से जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से ये RNA polymerase 2 का कोर कैसे सेपरेट होगा और ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करेगा, इनिशिएट करेगा और फिर उसके बाद एलांगेशन करेगा। तो although the detail of this process are still being worked out, तो इस पर अभी भी मतलब रिसर्च हो रहा है, लेकिन जहां अभी तक जितना हमको मालूम है तो वो क्या है, what is known is that a protein tail domain, a protein tail of the beta subunit of RNA polymerase 2। आप लोगों को याद है मैंने आप लोगों को बताया था कि आरएनए पॉलीमरेज 2 के कोर के कितने पार्ट्स होते हैं, 5, 2 अल्फा, एक बीटा प्राइम और एक ओमेगा। तो उसमें जो बीटा सब यूनिट है ना, बीटा, इसका टेल होता है प्रोटीन टेल। तो इसका क्या है हमारे पास, इसको हम एक नाम देते हैं कॉल्ड कार्बोक्सिल टेल डोमेन, CTD। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोगों ने ज़रूर याद रखना है यहाँ अभी, क्योंकि प्रीवियस स्लाइड्स में सारा डिस्कशन इसी के बेस पे होगा। तो बीटा सब यूनिट के एक प्रोटीन टेल है हमारे पास और इसको हम क्या नाम है उसका नाम है कार्बोक्सिल टेल डोमेन, CTD। यही टेल जो है या यही डोमेन जो है हमारे पास, ये किस चीज में इन्वॉल्व है, पार्टिसिपेट इन इनिशिएशन and in several other critical phases of RNA synthesis and processing। तो अब ये इंतहाई इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। क्या काम करते हैं, एक तो इनिशिएशन करता है, इसके अलावा आरएनए सिंथेसिस के क्रिटिकल फेजेस को भी ये कंट्रोल करता है और इसके साथ साथ आरएनए के प्रोसेसिंग में भी ये इन्वॉल्व है। अब किस तरह, तो ये डायग्राम अभी नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है, उसमें बिल्कुल इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। The carboxyl tail domain is strategically located near the site at which the nascent RNA will emerge from the polymerase। अब पोलीमरेज के जिस पॉइंट से हमारे पास नेसेंट आरएनए हमने पढ़ा था ना, न्यूली मेड आरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए पोलीमरेज के जिस पॉइंट से नेसेंट आरएनए इमर्ज होगा मतलब बाहर निकलेगा, ये CTD वहां उसी रीजन में लोकेट होता है, वहां ये प्रेजेंट होता है। द इनिशिएशन फेज एंड्स and the elongation phase begins after the CTD is phosphorylated by one of the GTFs, general transcription factors। तो जब इनिशिएशन एंड हो जाता है तो अब क्या हो जाता है, फिर उसके बाद एलांगेशन फेज स्टार्ट होगा। तो अब इसमें क्या होता है कि कार्बोक्सिल टेल डोमेन जो है ना, ये इसकी फास्फोराइलेशन होती है, इसके साथ फास्फेट की एडिशन होती है और वो कौन करता है, वो जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स करते हैं। तो इसी वजह से ये एलांगेशन भी स्टार्ट हो जाता है और उसके साथ साथ ये प्रोसेसिंग में भी फिर हेल्प करता है। ये अब प्रीवियस नेक्स्ट स्लाइड में डायग्राम है फिगर, उसमें इंशाल्लाह बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। This phosphorylation is start to somehow weaken the connection of RNA polymerase 2 to the other protein
of the pre-initiation complex and permit elongation। तो यहाँ जो क्वेश्चन हमने पूछा था, यहाँ जो क्वेश्चन पूछा था, तो इसका आंसर यही है कि कार्बोक्साइल टेल डोमेन की फास्फोराइलेशन हो जाती है, और जब फास्फोराइलेशन हो जाती है तो वो ये जो है ये प्री जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से डिसोसिएट मतलब सेपरेट हो जाता है और ये एलांगेशन स्टार्ट कर लेता है। तो यहाँ अब आप लोग देख ले, प्लस वन पे हमेशा ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट या ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट होगा। ये प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। अब अगर इस प्लस वन से हम अपस्ट्रीम आ जाए तो -30 पे हमारे पास एक कंसेंसस सीक्वेंस है प्रोमोटर का, और इसको हम टाटा बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टाटा बॉक्स। ये देखो टाटा, तो इसलिए इस कंसेंसस सीक्वेंस को हम टाटा बॉक्स कहते हैं। तो अब यहाँ सबसे पहले टाटा बाइंडिंग प्रोटीन आ गए, और ये किसके पार्ट है? ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D के पार्ट से। तो ये जब यहाँ बाइंड हो गए तो फिर उसके बाद जो है ये और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ये देख ले आप, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2A, इनको भी ये अट्रैक्ट कर लेता है। तो जब इनको अट्रैक्ट किया उसके बाद ये पिंक कलर बैकग्राउंड में आपको नजर आ रहा है, ये बड़ा सा स्ट्रक्चर, इन सारे जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ने क्या किया? आरएनए पॉलीमरेज 2 को भी अट्रैक्ट किया। और जब आरएनए पॉलीमरेज 2 को अट्रैक्ट किया तो यहाँ ये हमारे पास क्या बन गया? ये हमारे पास प्री इनिशिएशन कम्प्लेक्स बन गया। और प्री इनिशिएशन कम्प्लेक्स क्या है? कि ये सारे जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, और ये बैकग्राउंड में नीचे क्या है? कोर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 2। तो जब ये दोनों प्रोमोटर के साथ बाइंड हो जाते हैं तो ये क्या बनाता है? ये प्री इनिशिएशन कम्प्लेक्स। तो ये है वो प्री इनिशिएशन कम्प्लेक्स। अब यहाँ उससे और भी क्लियर डायग्राम है। ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है। तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट पे आप लोग +1 का साइन भी यूज कर सकते हैं। यहाँ जब अपस्ट्रीम हम आ जाए 30 बेस पेयर अपस्ट्रीम, तो हमारे पास टाटा बॉक्स के कंसेंसस सीक्वेंस प्रेजेंट है प्रोमोटर में। तो अब सबसे पहले आप लोग देख ले, सबसे पहले यहाँ क्या लिखा है? बाइंडिंग ऑफ टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D। सबसे पहले टाटा बाइंडिंग प्रोटीन आ गए, और ये क्या है? ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D है। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ प्री इनिशिएशन कम्प्लेक्स होगा। तो प्री इनिशिएशन कम्प्लेक्स किस तरह बनेगा कि इसके बाद ये और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को अट्रैक्ट करेगा, और उसके बाद ये पिंक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है आपको, ये कोर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 2 है। तो ये क्या बन गया? ये अब हमारे पास प्री इनिशिएशन कम्प्लेक्स बन गया। इसके बाद अब क्या होगा? जो प्रीवियस स्लाइड में हमने एक्सप्लेन किया, तो ये आरएनए पॉलीमरेज 2 का कोर है, और ये टेल जो आपको नजर आ रहा है, ये टेल, ये बीटा सब यूनिट का टेल है, और इस टेल को हमने कार्बोक्साइल टेल डोमेन का नाम दिया था। तो जब इसकी ये पी आपको नजर आ रहा है, यहाँ ये पी रिप्रेजेंट कर रहा है फास्फेट को, मतलब यहाँ इस टेल की फास्फोराइलेशन हुई है। तो जब ये पहले यहाँ प्रेजेंट थी, लेकिन जब इसकी फास्फोराइलेशन हो गई तो ये इससे डिसोसिएट होके, सेपरेट होके इसने इलांगेशन स्टार्ट किया। तो ये था उस सारे प्रीवियस स्लाइड्स का डिटेल। अब यहाँ आप लोग देख ले, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन इन यूक्रियोट्स। तो जो बातें मैंने एक्सप्लेन की है वो अब यहाँ टेक्स्ट में दिए गए हैं। टाटा बाइंडिंग प्रोटीन टीबीपी पार्ट ऑफ टी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D complex must bind to the promoter before other GTF and RNA polymerase 2 can form pre-initiation complex। सबसे पहले टीबीपी आएगा, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D का पार्ट है। इसके बाद और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आएंगे, और जब वो आ जाए तो वो फिर आरएनए पॉलीमरेज 2 को अट्रैक्ट करेगा, और हमारे पास प्री इनिशिएशन कम्प्लेक्स बनेगा, जो कि यहाँ हमने एक्सप्लेन कर लिया। अब इस आरएनए पॉलीमरेज टी के बीटा सब यूनिट के
कार्बोक्साइल टेल डोमेन की क्या होगी, फास्फोराइलेशन होगी, मतलब इसके साथ फास्फेट की एडिशन होगी। फास्फोराइलेशन ऑफ कार्बोक्साइल टेल डोमेन CTD, the protein tail of beta subunit of RNA polymerase 2 allows separation of RNA polymerase 2 from GTF to start transcription। तो ये जब इसकी फास्फोराइलेशन हो जाती है तो ये इस कम्प्लेक्स से सेपरेट होकर इलांगेशन स्टार्ट करता है। अब elongation, termination and pre-messenger RNA processing in eukaryotes। अब elongation takes place inside the transcription bubble, ये हमने प्रोकैरियोट में एक्सप्लेन किया है। essentially as described for the synthesis of prokaryotic RNA, जिस तरह के हमने उसमें एक्सप्लेन किया था। The RNA of eukaryotic must undergo further processing before it can be translated। अब जो हम बार बार उस प्रोसेसिंग की बात कर रहे थे, तो अब वो प्रोसेसिंग यहाँ हम एक्सप्लेन करेंगे, देखेंगे कि वो प्रोसेसिंग क्या है। तो जब मैसेंजर आरएनए बन जाता है तो उसको हम प्री मैसेंजर आरएनए कहते हैं। अब इस प्री मैसेंजर आरएनए में डिफरेंट टाइप के प्रोसेसिंग होगी। जब वो प्रोसेसिंग हो जाते हैं तो तब ये जाके मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट हो जाते हैं और मैसेंजर आरएनए फिर न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट होगा। द प्रोसेसिंग इंक्लूड्स, फर्स्ट प्रोसेसिंग क्या है, सबसे पहला जो काम होता है वो क्या है, एडिशन ऑफ केप एट 5 एंड के मैसेंजर आरएनए पर एक केप की एडिशन होगी। दूसरी प्रोसेसिंग क्या है, द एडिशन ऑफ 3 टेल ऑफ एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, पॉली एडिनाइलेशन। इसको क्या कहते हैं, पॉली एडिनाइलेशन। तो मतलब ये है कि मैसेंजर आरएनए के 5 प्राइम एंड पे हमारे पास केप अटैच हो जाता है और 3 प्राइम पे हमारे पास बहुत सारे एडेनिन न्यूक्लियोटाइड अटैच हो जाते हैं, एडेनिन। तो फिर हमारे पास क्या बन जाता है, उसको हम पॉली एडिनाइलेशन कहते हैं। और थर्ड नंबर जो है ये क्या है, स्प्लाइसिंग। जिस तरह के हमने इस लेक्चर के स्टार्ट में एक्सप्लेन किया कि यूकैरियोट में बहुत सारा नॉन कोडिंग रीजन होता है, तो उस नॉन कोडिंग रीजन को फिर रिमूव करते हैं, तो इस रिमूवल को हम स्प्लाइसिंग कहते हैं। तो स्प्लाइसिंग में हमारे पास मैसेंजर आरएनए से एंट्रांस रिमूव होते हैं और एंट्रांस हमारे पास नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस है। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां बहुत सारे स्टूडेंट्स मतलब गलती भी कर लेते हैं। द प्रोसेसिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए इन यूकैरियोट्स इज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन और को ट्रांसक्रिप्शन। अब क्वेश्चन ये है कि ये 3 प्रोसेसिंग जो है, प्रोसेसिंग के प्रोसेस, ये मैसेंजर आरएनए जब बन जाता है ये सारे उसके बाद होते हैं या मैसेंजर आरएनए भी बन रहा होता है और साथ साथ ये प्रोसेसिंग भी हो रही है। तो आंसर इसका है को ट्रांसक्रिप्शनल। मतलब ओल्ड व्यू जो था, ओल्ड, वो सब आप लोग बुक्स में देख ले, बुक्स में भी ये क्या लिखा होगा, उसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। लेकिन अब रीसेंट जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं उससे ये फाइंड आउट हुआ है कि ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल नहीं है, ये को ट्रांसक्रिप्शनल है। अब को ट्रांसक्रिप्शनल का मतलब क्या है कि जिस तरह मैसेंजर आरएनए का 5 एंड बन जाता है, जिस तरह मैसेंजर आरएनए का 5 एंड बन जाता है तो इमीडिएटली बस फिर उसके बाद 5 एंड पे केप की एडिशन शुरू हो जाती है। अभी मैसेंजर आरएनए फुल नहीं बना लेकिन केप उसके साथ ऐड हो गया। इस तरह स्प्लाइसिंग भी साथ में शुरू होती है और सबसे लास्ट में फिर आरएनए जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद पॉली एडिनाइलेशन होता है। तो इसका आंसर है को ट्रांसक्रिप्शनल। अब ये आरएनए पॉलीमरेज 2 के कोर का स्ट्रक्चर है और ये जो ब्लैक टेल जो आपको नजर आ रहा है ये क्या है, ये कार्बोक्साइल टेल डोमेन है। द कार्बोक्साइल टेल डोमेन ऑफ यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज 2 प्ले अ सेंट्रल रोल इन कोऑर्डिनेटिंग ऑल प्रोसेसिंग इवेंट्स। अब सारे प्रोसेसिंग इवेंट्स में कार्बोक्साइल टेल डोमेन का इंतहाई इंपॉर्टेंट रोल है। और इसका इंपॉर्टेंट रोल क्यों है, क्योंकि इसकी ये क्या होती है, फास्फोराइलेशन और डीफास्फोराइलेशन होती है, इसी वजह से ये सब चीजें कंट्रोल करता है। इन द वेरियस फेजेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन
मतलब मुख्तलिफ स्टेजेस के ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा, द अमीनो एसिड्स ऑफ द CTD कार्बोक्सिल tail domain are reversibly modified, usually through addition and removal of phosphate group called phosphorylation and dephosphorylation। अब यहाँ अगर फास्फेट ऐड होता है तो ये फास्फोराइलेशन हो गया, और अगर ये फास्फेट हम रिमूव करते हैं तो ये डिफास्फोराइलेशन हो गया। और इस फास्फोराइलेशन और डिफास्फोराइलेशन की वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। The phosphorylation state of CTD determines which processing proteins can bind। अब ये जिस तरह हमारे पास इसके साथ फास्फेट ऐड होंगे तो यही फास्फोराइलेशन जो है ये बात डिसाइड करेगा कि अब हमने केप को ऐड करना है या स्प्लाइसिंग करना है, क्या करना है। तो ये इस फास्फोराइलेशन की वजह से डिसाइड होता है, और ये फास्फोराइलेशन कहाँ होती है, ये कार्बोक्सिल टेल डोमेन में। इन दिस वे द CTD डिटरमाइंस व्हाट टास्क is to be performed on RNA as it emerge from the polymerase। अब आप लोग यहाँ देख ले, जिस तरह ये मैसेंजर आरएनए का 5 एंड इमर्ज हो गया, मतलब बाहर आ गया आरएनए पॉलीमरेज 2 से, तो ये फास्फोराइलेशन डिसाइड करता है कि अब मैंने यहाँ पहले केप ऐड करना है, उसके बाद स्प्लाइसिंग करना है, उसके बाद क्या क्या करना है। तो ये सारी चीजें कौन डिसाइड करता है, ये CTD के फास्फोराइलेशन। अब प्रोसेसिंग 5 and 3 and when the nascent RNA first emerged from the RNA polymerase 2, a special structure called a cape is added to the 5 end by several proteins that interact with CTD। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिस तरह मैसेंजर आरएनए, और अब ये हमारे पास क्या है, जिस तरह मैसेंजर आरएनए पॉलीमरेज 2 से क्या हो, इमर्ज आउट हो जाता है, मतलब इमर्ज हो जाता है, बाहर निकल आता है, तो क्या हो जाता है कि इट इज अ केप इज एडेड टू द 5 एंड। यहाँ आप लोग देख ले, ये केप है, केप 5 एंड पे इसका केप की एडिशन हो गई, लेकिन ये कैसे हो गई, बाय सेवरल प्रोटीन्स दैट इंटरेक्ट विद CTD कार्बोक्सिल टेल डोमेन। यहाँ आप लोग देख ले, ये वो कार्बोक्सिल टेल डोमेन है, इसकी फास्फोराइलेशन हुई है, इसने इस एंजाइम को अट्रैक्ट किया है, कैपिंग एंजाइम को। इस कैपिंग एंजाइम ने मैसेंजर आरएनए के 5 एंड पे केप लगाया है। तो ये काम अब किसने किया, ये CTD ने किया। तो अब यहाँ आप लोग देख ले, अभी 3 एंड बना भी नहीं है, यहाँ अब 3 एंड की फॉर्मेशन शुरू है, मतलब अभी मैसेंजर आरएनए की कंप्लीट फॉर्मेशन नहीं हुई है, लेकिन केप की एडिशन हो गई। तो ये क्या है, ये को ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस है। The cape consists of 7 methyl guanosine residue linked to the transcript by 3 phosphate groups। ये जो है केप, ये केप जो है ये 7 मिथाइल गुआनोसिन रेजिड्यू से बना होता है, और ये किसके साथ अटैच होता है, लिंक्ड टू द ट्रांसक्रिप्ट बाय 3 फास्फेट ग्रुप, और ये इस ट्रांसक्रिप्ट के साथ 3 फास्फेट ग्रुप के जरिए से बाइंड हुआ होता है। द केप हैज 2 फंक्शंस। अब एक फंक्शन तो आप सब लोगों को पता होगा, लेकिन दूसरे फंक्शन का शायद आपको पता ना हो, तो वो अब आप इसमें सीखेंगे। फर्स्ट फंक्शन क्या है कि इट प्रोटेक्ट मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डिग्रेडेशन, एन इंपॉर्टेंट स्टेप कंसिडरिंग दैट अ यूकैरियोट मैसेंजर आरएनए हैज अ लॉन्ग जर्नी बिफोर बीइंग ट्रांसलेटेड। मतलब ये न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाएगा तो इसके लिए खतरा है रास्ते में, तो जब इसके साथ केप अटैच होगा तो वो इसकी प्रोटेक्शन, ये केप इस मैसेंजर आरएनए की प्रोटेक्शन करेगा। लेकिन दूसरा फंक्शन क्या है, द केप इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए। ये जब हम ट्रांसलेशन शुरू करेंगे इंशाल्लाह कल से, तो उस लेक्चर में फिर हम ये फंक्शन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है, ये वो केपिंग का फिनोमेना है, और ये नीचे जो दिया है ये सारा मैंने एक्सप्लेन। अब इलांगेशन का प्रोसेस है। आरएनए इलांगेशन कंटिन्यूज अंटिल द कंजर्व्ड सीक्वेंस AAU AAA RAUU AAA। जब ये कंजर्व्ड सीक्वेंस आ जाते हैं, near the 3 end is recognized by an enzyme that cut off the RNA approximately 20 bases after bases further down।
जब मैसेंजर आरएनए में ये सीक्वेंस आ जाते हैं तो एक सिग्नल मिल जाता है एंजाइम को, और वो आके इस मैसेंजर आरएनए को तकरीबन 20 बेसिस इसके बाद वाले इस सीक्वेंस के मतलब 20 बेसिस पर वहां जाके इसको कट कर लेता है। जब कट कर लेता है, टू दिस कट एंड अ स्ट्रेच ऑफ 150 to 200 एडेनिन न्यूक्लियोटाइड कॉल्ड पोली ए टेल इज एडेड। तो फिर इसके साथ ये देख ले, ये पोली ए टेल की एडिशन हो गई। हेंस द AAU AAA सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन कोडिंग जीन इज कॉल्ड पोली एडिनाइलेशन सिग्नल। यहां आप लोग सिंपल देख ले, ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास डीएनए था, इस डीएनए से ये मैसेंजर आरएनए बन रहा है। ये देख ले आप, ये मैसेंजर आरएनए बन रहा है। लेकिन यहाँ देख ले, पहले केपिंग हो गई, फिर उसके बाद स्प्लाइसिंग शुरू है। ये रेड रीजन जो है, रेड, यहाँ कौन सा सीक्वेंस है, यहाँ इस मैसेंजर आरएनए पे ये रेड रीजन जो है, इसमें ये सीक्वेंस जब आ गया तो इसको पोली ए सिग्नल मिल गया। फिर उसके बाद ये सिर्फ एडेनिन के न्यूक्लियोटाइड को अटैच करेगा कितने तक, 150 से 200 तक, और फिर उसकी क्या हो जाएगी, पोली एडेनाइलेशन भी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये तीन प्रोसेसिंग के प्रोसेस थे, एक केपिंग हो गया, ये एक स्प्लाइसिंग और रिलेशन। अब आरएनए स्प्लाइसिंग, लास्ट में, सबसे लास्ट में हमारे पास पोली एडिनाइलेशन भी हमने देखा, केपिंग भी देखा, लेकिन क्या रहता है अब, आरएनए स्प्लाइसिंग रहता है। तो ये जीन है हमारे पास, द रिमूवल ऑफ इंट्रान एंड जॉइनिंग ऑफ एक्सान इज नाउन एज आरएनए स्प्लाइसिंग या स्प्लाइसिंग। तो मैसेंजर आरएनए में हमारे पास ये जो रीजन, कलर्ड रीजन आपको नजर आ रहे हैं, ये एक्सान्स है, ऊपर लिखा भी है, और दरमियान में जो थिनर मतलब लाइन नजर आपको आ रहा है, ये सारे रीजन्स क्या है, ये एंट्रांस है। तो इन सारे एंट्रांस को जब हम रिमूव करेंगे इससे, तो अब ये देख लो, ये इस मैसेंजर आरएनए से अब ये बन गया। तो ये किस प्रोसेस के जरिए बन गया, ये स्प्लाइसिंग के जरिए। तो एंट्रान की रिमूवल और एक्सान्स की जॉइनिंग को हम स्प्लाइसिंग कहते हैं। स्प्लाइसिंग इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन डाइवर्सिटी। अब आप लोग, हमारे बॉडी में जीन्स कम है और प्रोटीन बहुत ज्यादा बनते हैं, ठीक है। तो ये क्यों, क्योंकि अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग होती है हमारे पास। यहाँ एक्सान 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब एक ही मैसेंजर आरएनए है, लेकिन इसकी अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग की वजह से इससे 2 मैच्योर मैसेंजर आरएनए बनते हैं। ये प्री मैसेंजर आरएनए है, ये मैच्योर मैसेंजर आरएनए है, क्योंकि इसमें केप की एडिशन हो गई, एडेनिन टेल की एडिशन हो गई, और इससे एंट्रांस रिमूव हो गए। तो यहाँ आप लोग देख ले, 1 2 3, 1 2 4 5, मतलब यहाँ 3 मिसिंग है। यहाँ देख ले 1 2 3, मतलब यहाँ 4 मिसिंग है और 5 आ गया है। तो इस प्रोसेस को हम अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग कहते हैं, और ये फिर जाके ट्रांसलेशन करेगा, और ट्रांसलेशन की वजह से हमारे पास प्रोटीन्स आइसोफॉर्म्स बनेंगे। तो ये फंक्शन ए, फंक्शन बी, प्रोटीन आइसोफॉर्म 1, प्रोटीन आइसोफॉर्म 2। तो अब splicing is an important source of protein diversity. During a typical gene splicing event, the pre-messenger RNA described from one gene can lead to different mature messenger RNA molecule that generate multiple functional protein. तो ये बात मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर लिया कि एक जीन से हमारे पास डिफरेंट फंक्शनल, डिफरेंट मैच्योर आरएनए बन जाते हैं, और वो फिर मल्टीपल फंक्शनल प्रोटीन बनाते हैं। तो ये था स्प्लाइसिंग और अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग के बारे में। लास्ट स्लाइड जो है, इसमें मैंने आप लोगों के लिए ये सारा प्रोसेस जो है ये एक्सप्लेन किया है। इसमें ये था डीएनए हमारे पास, ये जो है ये आरएनए पॉलीमरेज है, ये स्ट्रक्चर ट्रांसक्रिप्शन बबल है। यहाँ जब जिस तरह 5 केप इमर्ज हो गया, तो उसी टाइम इस पे क्या हो गया, केप की एडिशन हो गई। यहाँ आप लोग देख ले, कैपिंग, फिर एक्सान है ये येलो, और ये ब्राउन सा एंट्रान है। तो फिर यहाँ आप लोग देख ले, ये सेकंड प्रोसेस में अब क्या होगा, फिर स्प्लाइसिंग होगी। फिर क्या होगी, स्प्लाइसिंग। ये स्प्लाइसिंग भी इसी आरएनए की सिंथेसिस के दौरान
होती है। फिर ये देख लीजिए ब्राउन रीजन इससे रिमूव कर रहा है। और ये प्रोसेस, ये स्प्लाइसिंग का प्रोसेस कौन करता है, कौन सा एंजाइम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसके लिए एक कम्प्लेक्स ऑफ एंजाइम रिक्वायर्ड है जिसको हम स्प्लाइसियोसोम कहते हैं। तो ये स्प्लाइसिंग हो गई। और लास्ट में ये ग्रीन पोर्शन आपको नजर आ रहा है, ये पोली ए टेल है, तो मतलब ये पोली एडिनाइलेशन हो गया। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास प्री मैसेंजर आरएनए था और ये अब मैच्योर मैसेंजर आरएनए है। और अब ये बिल्कुल रेडी है कि ये साइटोप्लाज्म में जाके और वहाँ प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट कर ले। तो आज के लिए इनफ है, कल से इंशाल्लाह ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब ट्रांसलेशन के पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह।